जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आपका यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम है साथियों 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को, आप सभी को पता है साथियों, इसमें आपके जनरल अवेयरेंस के पूरे 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जीके जीएस होगी, जिसमें करंट अफेयर होगी और जिसमें साथियों यूपी होमगार्ड से संबंधित भी सवाल होंगे और यूपी जीके के भी सवाल होंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों उन तीनों दिन की परीक्षाओं में जो जो यूपी होमगार्ड से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो साथियों आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं। तो ये वीडियो साथियों आपके लिए कंपलसरी, यानी कि अगर होमगार्ड की परीक्षा को आपको क्लियर करना है तो ऐसे कुछ नहीं 6 से 7 क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक सवाल में होमगार्ड लिखा होगा, यूपी होमगार्ड। तो इन सवालों को साथियों आप लोग तैयार करिए और अपनी परीक्षा को साथियों क्रैक करिए। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन साथियों कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था, 1963 में किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। यूपी होमगार्ड किस विभाग के अधीन कार्य करता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों यह गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, यूपी होमगार्ड विभाग। उसके बाद देखिए होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, आपको होमगार्ड के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो रख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और वैसे भी ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या? राज्य पुलिस को सहायता देना होता है, सेना का हिस्सा बनना होता है, बैंकिंग सुरक्षा, बैंकिंग से क्या मतलब इसका, रेलवे से क्या मतलब और सेना से भी क्या मतलब। मैं कहूंगा जो राज्य की पुलिस होती है इसको सुरक्षा देती है होमगार्ड, यानी कि जब जहां पर जरूरत होती है तो होमगार्ड को तैनात किया जाता है। यूपी होमगार्ड का नियंत्रक साथियों कौन होता है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं एडीजी रैंक की अगर बात करें, एडीजी रैंक के जो अधिकारी हैं वही यूपी होमगार्ड के नियंत्रक कहलाए जाते हैं, कमांडेंट जनरल कहलाए जाते हैं। होमगार्ड सेवा किस प्रकार की होती है साथियों? क्या ये स्थायी सेवा होती है, क्या ये अंशकालिक होती है? इसको अंशकालिक नौकरी कहा जाता है साथियों होमगार्ड सेवा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये साथियों कब लागू किया गया? 1963 में लागू किया गया गृह रक्षक अधिनियम। उसके बाद देखिए यूपी में होमगार्ड का जो प्रशिक्षण है, की जो ट्रेनिंग है वो कहां पर दी जाती है? तो जब साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी ट्रेनिंग का मेरठ में होगी, लखनऊ में है, कानपुर में होगी। मैं कहूंगा सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्र साथियों अलग अलग होते हैं, तो सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्र में आपकी ट्रेनिंग होगी, आपका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद देखिए होमगार्ड की नियुक्ति कौन करते हैं, मुझे बताइए। तो आपकी नियुक्ति कौन करेंगे? आपकी नियुक्ति साथियों एसपी साहब करेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है, मुझे बताइए। क्या ये पैरा मिलिट्री बल है या सैन्य बल है या सहायक स्वयंसेवी बल है या केंद्रीय बल है? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सहायक स्वयंसेवी बल है ये यूपी होमगार्ड की नौकरी, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा क्या? भाई मोटो तो आपको मालूम होना चाहिए, जिस विभाग में आप जा रहे हो तो उसका नारा आपको नहीं मालूम है। देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा, सेवा और सुरक्षा, कानून और व्यवस्था। यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा यानी कि मोटो सेवा और सुरक्षा है, यह बात आपको ध्यान रखना है। यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है? तो कौन तय करता है साथियों? आपकी ड्यूटी कौन तय करेगा? एसपी, डीएम, थाना प्रभारी, ये सभी साथियों इनमें से कोई भी आपकी ड्यूटी तय कर सकते हैं। उसके बाद देखिए होमगार्ड किस यूनिफॉर्म कलर में होते हैं? तो साथियों पता, खाकी वर्दी आपको मिलेगी, यानी कि जैसे पुलिस की है ना, यूपी पुलिस की वर्दी होती है वैसी साथियों आपकी भी वर्दी होगी, बस थोड़ा बहुत हो सकता हो फर्क हो। यूपी होमगार्ड किस यूनिफॉर्म में होंगे? तो खाकी वर्दी में होंगे। होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं? तो कब इनकी जरूरत पड़ती है? क्या जब भीड़ नियंत्रित करना होती है तो इनकी जरूरत पड़ती है यूपी होमगार्ड की? बिल्कुल। यातायात के प्रबंधन में भी इनकी जरूरत पड़ती है और प्राकृतिक आपदा जब आती है तब भी साथियों आपकी जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इन सभी कामों में यूपी होमगार्ड की जरूरत पड़ती है। यूपी होमगार्ड किस सेंट्रल एक्ट के आधार पर साथियों चलता है? तो आपको याद रखना है होम गार्ड्स एक्शन एक्ट की अगर बात करें तो यहां पर साथियों 1962 तो नहीं 1963 लिखा होना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया है होम गार्ड एक्ट 1963 एक्ट के आधार पर यूपी होमगार्ड साथियों यूपी होमगार्ड चलता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किसकी सहायता करता है? तो किसकी सहायता करता है? पीएससी की, सीआरपीएफ की नहीं करता है साथियों। जो जिले की पुलिस होती है, यानी कि जहां आपकी तैनाती होगी उस जिले की जो पुलिस होगी आपको उनकी मदद करना होगी, ये काम होता है। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख
कौन होता है, आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझे बता दीजिए। तो आपको याद रखना है कमांडेंट जनरल की अगर बात करें तो यही यूपी होमगार्ड के प्रशासनिक जनक कहलाए, प्रशासनिक प्रमुख कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए होमगार्ड का चयन किस स्तर पर किया जाता है, तो क्या राज्य स्तर पर किया जाता है, जिला स्तर पर किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर? तो जिला स्तर पर साथियों होमगार्ड का चयन किया जाता है, होमगार्ड्स का सिलेक्शन किया जाता है। यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जितना आपको पढ़ा दूं, जितना आपको तैयार करा दूं, जितना आपको क्लासेस दे दूं, उतना देख लेना, आपका साथियों पेपर निकल आएगा। क्योंकि आपके पूरे जीके जीएस करंट अफेयर और यूपी जीके और होमगार्ड से संबंधित पूरे के पूरे 100 सवाल कराए जाते हैं, और डेली इस चैनल के माध्यम से आपको एक क्लास दी जाती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये एक क्लास डेली देख लेंगे तो आपकी तैयारी परीक्षा तक इतनी हो जाएगी साथियों कि आप मान लीजिए आपका पेपर 25 को, 26 को, 27 को है, किसी भी शिफ्ट में बैठे हो साथियों तो कुछ नहीं 100 में से 85 सवाल आप लोग बहुत आराम से कर लें, है ना। चलिए तो साथियों दृढ़ निश्चय ले लीजिए, जो भी एक क्लास में डेली डालता हूं टारगेट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर सर्च करना है, टारगेट सिलेक्शन चैनल आ जाएगा, वीडियो वाले सेक्शन में जाना और वीडियो को साथियों वॉच कर लेना है। जो समझाऊं, जो क्वेश्चन बताऊं उनको साथियों आप तैयार कर लेंगे तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत आराम से निकल जाएगा। ये तो यूपी होमगार्ड जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इनको दैनिक भुगतान दिया जाता है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए लगभग यूपी हो, अच्छा कितना दिया जाता है, लगभग 800 से 900 कहीं कहीं 1000 रुपए तक भी दिया जाता है साथियों। तो यूपी होमगार्ड की भर्ती में मुख्य आधार क्या होता है, ये जो आपका सिलेक्शन होगा ये लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, है ना, या शारीरिक दक्षता परीक्षा या इंटरव्यू या मेडिकल टेस्ट। देखिए लिखित परीक्षा भी है और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें लिखित परीक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि होमगार्ड किस बल की श्रेणी में आते हैं, तो ये किस बल की श्रेणी में आते हैं आपसे पूछा जा रहा है। ये ऑक्सिलरी फोर्स बल की श्रेणी में आते हैं, बल कह लो फोर्स कह लो बात एक ही है। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड एक्ट किस शासन काल में पारित किया गया था, तो किसके शासन काल में पारित किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन काल में पारित किया गया था यूपी होमगार्ड एक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ए होगा। यूपी होमगार्ड मुख्य रूप से किस कार्य में सहयोग करते हैं, ये क्या करते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, बिल्कुल साथियों। आपदा राहत, आपदा से राहत भी देते, यातायात का प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आंसर आपका डी होगा, यानी कि ये सभी सही है। यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, तो जो आपकी बटालियन बनेगी, इस आपकी बटालियन का मतलब है उसमें बहुत सारे होमगार्ड होंगे, तो उस पूरी बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, बटालियन कमांडेंट करते हैं। कौन करते हैं साथियों, बटालियन कमांडेंट ही होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व करते हैं, ये बात आपको यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है, तो होमगार्ड की यूनिट को प्लाटून कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, प्लाटून कहा जाता है। होमगार्ड की ड्रेस में कौन सा आइटम अनिवार्य होता है, क्या शोल्डर बैच होता है, बेल्ट होती है भाई, बेल्ट भी होती है, शोल्डर बैच भी होता है, कैप होती, कैप भी होती है। तो कुल मिला के सारी चीजें होती है होमगार्ड की ड्रेस में, राइट आंसर आपका डी है। यूपी होमगार्ड को किस स्थिति में अपरिहार्य माना जाता है, मुझे बताइए, दंगा नियंत्रण की स्थिति में या भीड़ प्रबंधन की स्थिति में, त्योहारों में सुरक्षा के रूप में, बिल्कुल साथियों ये सभी आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं, तो क्या ये नियमित पुलिस जैसी शक्ति रखते हैं, देखिए वैसी शक्तियां नहीं रखते ये, तो ये आंसर नहीं होगा। सीमित शक्तियां, इनका कुछ दायरा होता है शक्तियों का, या कोई शक्ति नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई शक्ति ना रखते हो, न्यायिक शक्तियां रखते हैं। मैं कहूंगा इनके पास कुछ लिमिटेड शक्तियां होती हैं, सीमित शक्तियां होती हैं। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि पुलिस जैसी साथियों इनके पास शक्ति नहीं होती है। होमगार्ड की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपको यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कितने, देखिए अनुबंध आधारित है ये, इनकी जो नियुक्ति है ये अनुबंध आधारित है, आंसर आपका भी होगा। यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है, तो कितने चरणों में होता है साथियों, 3 चरणों में होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि यूपी होमगार्ड के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तकनीकी ज्ञान देना इनको, शारीरिक दक्षता और अनुशासन, है ना, या केवल हथियार, देखिए केवल जिसमें आ जाए वो गलत हो जाए, क्योंकि सिर्फ हथियार प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो ये बात सही नहीं। कार्यालय कार्य के लिए ऐसा भी नहीं, तकनीकी ज्ञान, है ना, मैं कहूँगा शारीरिक दक्षता और अनुशासन देने के लिए इनको ट्रेनिंग कराई जाती है, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, यही इसका उद्देश्य होता है। होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया, यानी कि होमगार्ड को दंडित भी किया जा सकता है, बिल्कुल साथियों, होमगार्ड एक्ट 1963 के अंतर्गत होमगार्ड को साथियों दंडित भी किया जा सकता है, आंसर आपका डी है।
उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है? क्या इनको पीएससी के समान माना जाता है या स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में जाना जाता है, बीएसएफ के रूप में, आर्मी के रूप में? तो यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर साथियों स्पेशल पुलिस ऑफिसर के समान माना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में सामान्यतः कितने जवान होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक प्लाटून होती है, उस प्लाटून का कोई कमांडर होता है और उस प्लाटून में कई सारे साथियों होमगार्ड होते हैं। तो लगभग कितने साथियों होमगार्ड होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। लगभग 30 होमगार्ड होते हैं, 30 जवान होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? तो कहां दिया जाता है साथियों? पुलिस लाइन में, बीएसए ऑफिस में, ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाता है साथियों। होमगार्ड को हथियार चलाने की ट्रेनिंग सेंटर में ही तो दी जाएगी। होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, रिपीट हो गया, ट्रेनिंग सेंटर में। यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या होती है? देखिए अगर यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा की अगर बात करें तो साथियों आपका जवाब क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। देखिए यहां पर अगर ऑप्शंस की बात करते हैं साथियों तो 18 से 25 होती है, 18 से 30, 18 से 30 होती है लगभग साथियों। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन, बाकी छूट वगैरह भी साथियों इसमें मिल जाती है ना, छूट की हम बात नहीं करेंगे। जो नॉर्मली एज है वो मैंने आपको बता दी। यूपी होमगार्ड ड्यूटी के समय किसके आदेश का पालन होता है? तो किसके आदेश का पालन होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। देखिए क्या एसपी का पालन नहीं हो सकता, डीएम का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ड्यूटी ऑफिसर का भी करना होता है, थाना प्रभारी का भी आदेश का पालन करना होता है, यानी कि इन सभी का पालन करना होता है यूपी होमगार्ड ड्यूटी में। होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं? तो होमगार्ड किन, देखिए एंटी रोमियो अगर मान लीजिए चल रहा है अभियान तो इसमें भी शामिल हो सकते हैं होमगार्ड। अपराध को नियंत्रण करना हो तो इसमें भी शामिल हो सकते हैं और चुनाव ड्यूटी के समय भी इनसे कार्य लिया जाता है। तो कुल मिला के इन सारे कार्यों में होमगार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आंसर आपका डी होगा। यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख साथियों कौन होता है मुझे बताइए? प्लाटून कमांडर होता है, कंपनी कमांडर होता है, डिस्ट्रिक्ट कमांडर होता है या इंस्पेक्टर होता है? तो मैं कहूंगा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ही यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है? क्या पुलिस बल की कमी की वजह से की जाती है? बिल्कुल, जब पुलिस फोर्स कम होती है तो होमगार्ड की भर्ती की जाती है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी, प्रशासनिक आवश्यकता के लिए भी, यानी कि इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए साथियों इसमें जो सवाल आपके पूछे जाएंगे वो थोड़े से दिमागी सवाल होंगे। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करके जवाब दोगे तो आप सही जवाब तक पहुंच जाओगे। और यूपी होमगार्ड की परीक्षा में ऐसे 5 से 7 सवाल साथियों आपसे पूछे जाना निश्चित तौर पर तय है, ठीक है ना। तो होमगार्ड का वॉलंटियर फोर्स होने का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिना पैसा, भाई नहीं, अस्थाई और सहायक, सरकारी कर्मचारी, सेना जैसा। मैं कहूंगा अस्थाई और सहायक, ये आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? तो भाई आप सभी को पता होगा 10वीं पास चाहिए होता है ना, कम से कम। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जनपद में मुख्य कार्यालय कहाँ होता है? तो कहाँ होता है सातु? तहसील में, डीएम ऑफिस में, पुलिस लाइन में या जिला पंचायत में? तो पुलिस लाइन में होता है। पुलिस लाइन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करते हैं सातु इनकी जो नौकरी है वो कहाँ पर लगती है? जब यूपी होमगार्ड में आप सेलेक्ट हो जाओगे तो सातु आपके ही जिले में लगेगी। कहाँ पर नौकरी लगेगी? आपके ही जिले में लगेगी। बाकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीएससी की जॉब होती है इसमें एक बॉर्डर छोड़ के अन्य बॉर्डर में सातु आपका सिलेक्शन होता है, आपकी तैनाती होती है। लेकिन होमगार्ड में सातु आपको क्या होता है? आपके जिले में ही तैनाती आपको दी जाती है। उसके बाद देखिए होमगार्ड जवान किस प्रकार की ड्यूटी में सबसे अधिक लगाए जाते हैं? तो त्योहारों में सुरक्षा के तौर पर, वीआईपी ड्यूटी में, ट्रैफिक कंट्रोल में, बिल्कुल इन सारे कामों में होमगार्ड जवान साथियों ड्यूटी में लगाए जाते हैं। यूपी होमगार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? क्या डीआईजी के पास होती है, एडीजी के पास होती है? मैं कहूंगा एडीजी साहब के पास होती है यूपी होमगार्ड की कमान। आंसर आपका बी होगा। होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य साथियों क्या होता है? तो होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या? देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। भाई सीमा की सुरक्षा करना इनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन प्राथमिक नहीं कह सकते। पुलिस बल की कमी को पूरा करना, या विदेशों में क्यों सुरक्षा करेंगे? बैंकिंग से भी इनका इतना कोई वो नहीं है। प्राथमिक उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो पुलिस बल की कमी को पूरा करना ही होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य होता है। यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब शुरू हुई? तो पता चाहते हो 1992 से यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती शुरू की।
होमगार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है? क्या चेतावनी दी जा सकती है? बिल्कुल साथियों, चेतावनी तो दी जाएगी जब आप ड्यूटी से गैर हाजिर रहेंगे, यानी कि एब्सेंट रहेंगे। ड्यूटी से निलंबित भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दंडात्मक कार्रवाई भी दी जा सकती है। तो मैं कहूंगा ये सारे काम कर सकते हैं, है ना, जब कोई होमगार्ड की ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, गैर हाजिर रहता है। उसके बाद देखिए, होमगार्ड का जो बैड्ज है ये किस पर दर्शाया जाता है? तो शोल्डर बैड्ज के रूप में, बिल्कुल कैप बैड्ज के रूप में, बेल्ट बैड्ज के रूप में, है ना। देखिए, बेल्ट बैच के रूप में नहीं, मैं कहूंगा शोल्डर और कैप आपका जवाब होगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होता है? तो यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होता है? प्लाटून का प्रमुख को साथियों कहा जाता है प्लाटून कमांडर। आंसर आपका बी होगा। आरबीआई का मुख्यालय साथियों कहां पर है? तो मैं कह सकता हूं आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, आपको याद रखना है, मुंबई में ही आरबीआई का मुख्यालय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथियों इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? देखिए, पूछा जाए बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक आपको बताना है। उसके बाद देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष साथियों कौन होता है, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं प्रधानमंत्री जो होते हैं यही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में ही साथियों नीति आयोग की स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, मुझे बताइए। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, नहीं प्रधानमंत्री के नहीं साथियों, राज्यपाल जो करते हैं यही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और मैं तो कहूंगा साथियों, राज्य स्तर पर जितने भी अधिकारी होते हैं उन सारे अधिकारियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। लेकिन जो भी केंद्र लेवल पर अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद देखिए, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, मुझे बताइए। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं साथियों वही लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अगर यहां पर अस्थायी अध्यक्ष लिखा होता तो आपका जवाब क्या होता? एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? क्या राष्ट्रपति चुनते हैं? नहीं, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। बिल्कुल साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है साथियों? राष्ट्रपति साहब के पास होती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। सैडलर आयोग का संबंध साथियों किससे था? न्याय से था, राजस्व प्रशासन से था, पुलिस प्रशासन से था या शिक्षा से था? मैं कहूंगा सैडलर आयोग का संबंध साथियों शिक्षा से था। आंसर आपका डी होगा। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइए। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक ही गीता रहस्य नामक पुस्तक के या ग्रंथ के लेखक हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने साथियों तैयार किया था? तो पता किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया इनका नाम है। और पिंगली वेंकैया ने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा साधु किसने दिया था? पूरे 80 क्वेश्चन साधु हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वेदों की ओर लौटो ये नारा पता किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद के नारे की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने ही साधु जय हिंद का नारा दिया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया, मुझे बताइए। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, ब्रिटिश संसद ने बनाया, भारतीय संसद ने बनाया, गवर्नर जनरल ने बनाया? मैं कहूंगा भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है, यानी कि किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इंग्लैंड देश के संविधान से संसदीय प्रणाली प्रेरित है। आंसर आपका ए होगा। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को या भगत सिंह को? तो राजा राममोहन राय की अगर बात करें, इनको ही आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। एक पुस्तक है साथियों गुलामगिरी, जो आपसे पूछी जाती है। इस गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इस पुस्तक के लेखक हैं? ज्योतिबा फुले इनका नाम है। और ज्योतिबा फुले ही गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय हीरा संसाधन कहां पर स्थित है साथियों, बताइए। तो भारतीय हीरा संसाधन की अगर बात करें तो यह सूरत में स्थित है। कहां पर? सूरत में स्थित है साथियों। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे? तो कौन रहे साथियों? सीवी रमन रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर रहे,
प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर रहे। और इनको क्यों ये पुरस्कार दिया गया, एक बार कमेंट में आप लोग बताइए इनके किस रचना के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी बताइए। तो मैं कहूंगा जो भील विद्रोह था ये कहां पर हुआ था, ये किस राज्य में हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में ही तो हुआ था। उसके बाद देखिए हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो हम्पी का खुला संग्रहालय सातु कर्नाटक में स्थित है। कहां पर, कर्नाटक में स्थित है हम्पी का खुला संग्रहालय। किसने अपने आप को खलीफा की उपाधि दी थी, तो इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने नहीं सातु मुबारक शाह खिलजी की अगर बात करें इन्होंने ही अपने आप को खलीफा घोषित किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा, रॉलेट एक्ट को कहा था, मॉन्टेग्यू घोषणा को कहा था, हंटर आयोग को कहा था, कम्युनल अवार्ड को कहा था, नहीं साथियों रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। किसने, महात्मा गांधी जी ने, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि तुगलकनामा साथियों इसके रचनाकार कौन है, तो तुगलकनामा रचना के रचनाकार कौन है साथियों, अमीर खुसरो। इनको क्या कहा जाता है, तोता हिंद इनको कहा जाता है। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या साथियों उत्तर प्रदेश में, तो सिंध में है साथियों मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर, तो मोहम्मद गौरी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए गायत्री मंत्र की रचना सातु किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए। चलिए तो किसके द्वारा की गई थी, फटाफट एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता दो। अगर आपका जवाब सातु विश्वामित्र है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा ही तो की गई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण सातु किसने करवाया था, होलकर ने, सिंधियों ने, बुंदेल राजपूतों ने, चंदेल राजपूतों ने। तो इस सवाल का जवाब सातु आपको देना है, कहां पर देना है, कमेंट सेक्शन में सातु इस सवाल का आपको जवाब देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा 80 क्वेश्चन नंबर का, तो 80 का ए बी सी या डी जो भी होगा वो आप लोग बताइएगा। देखिए अगर सातु आपने ये डिसाइड कर लिया है कि इस बार यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करना ही करना है, तो मैंने सातु आपको ऑल क्लासेस दे रहा हूं, यानी कि जितनी भी अभी तक मैं क्लासेस तैयार कर चुका हूं उन सारी क्लासेस को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका सातु बेस मजबूत हो जाएगा। और जब बेस मजबूत हो जाएगा तो किसी भी एग्जाम को सातु आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सातु आपको दे दिया है उस पूरी प्लेलिस्ट, आप क्लिक करेंगे ऑल क्लासेस यूपी होमगार्ड ऑल क्लासेस, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, एक एक करके सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, भले डबल स्पीड में आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी, आपकी जीके जीएस, आपकी करंट अफेयर, आपकी स्टैटिक जीके, आपकी यूपी जीके, सब कुछ सातु उसमें समाहित है ना। और सब के सब सातु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में आने वाले। और दूसरे अगर बात करते हैं सातु यहां पर हम लोग टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए सातु तैयार किया गया है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्या दिया जा रहा है सातु, फ्री पीडीएफ आपको दी जा रही है। तो फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट सिलेक्शन उसका नाम है। टेलीग्राम में जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं टारगेट सिलेक्शन, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है ग्रुप का। उसके अलावा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको सातु क्लासेस वगैरह मिलती रहेंगी। तो इन सारी चीज़ों को सातु अगर आप करते हैं और अपने एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है। तो इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अगर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, या जो ग्रुप आपके पास है उनमें इस वीडियो को डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।